Welcome to my dear students of class 10th. Today we will like to discuss something more about the topic is sectors of the Indian economy. I have already discussed about this topic and discuss about different sectors and tertiary sectors and secondary sectors are attractive in the comparison of primary sectors. And we have seen about the employment in different sectors and the share of GDP by the different agriculture, industries and services. It is already clear that the farms and industries share are 2/3 and 1/4 share is from primary sector. Really, that was already indicated I have in previous period with the help of diagram. आज हम लोग स्पष्ट करेंगे, जैसा कि पिछले कक्षा में स्पष्ट हुआ था कि प्राथमिक क्षेत्र से केवल और केवल 1/4 भाग ही जीडीपी का शेयर दिखता है, जबकि सेकेंडरी और टर्टियरी का 2/3 जो है इस क्षेत्र से दिखता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से मोर देन 50% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही है। इसका मतलब होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जरूरत से बहुत ज्यादा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। जनसंख्या का भार उस पर बहुत व्यापक रूप से पड़ा हुआ है। उसको डिफरेंट सेक्टर्स में चेंज करने की आवश्यकता है। अब है इसी में थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कैसे जनसंख्या का भार उस पर अतिरिक्त है, बर्डन है एक तरह से। मान लीजिए कि एक किसान है, उसको 4-5 एकड़ जमीन है और वो खेती बाड़ी करता है। बाद के कालखंड में उनके 4 संतान हुए, उसको भी उसमें लगा दिया गया क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। अब वह व्यवस्थित तरीके से खेती बाड़ी करता है, मैक्सिमम उत्पादन करता है। किंतु उस 4 बेटे के 4 बेटे हुए, तो एकाध को छोड़ करके वो संयोग से किसी अन्य सेक्टर में चले जाते हैं, सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, वो अलग बात है। किंतु मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वह है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व होकर रह जाता है, जबकि उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं के बराबर होता है। यही कारण है कि वहां पर अल्प बेरोजगारी रहती है, या फिर यूं कहें दूसरे शब्द में कि अल्प रोजगार रहता है या छिपी हुई बेरोजगारी रहती है। अब कल्पना कीजिए कि जहां 5 हैंड्स मिल करके 50,000 की प्रोडक्टिविटी करता है और उसमें 15 हैंड्स और लग जाता है,
तो वह 52,000 प्रोडक्टिविटी उसका रहता है। तो इसका मतलब शेष जो 10 हैंड्स है, हैंड्स वो क्या कर रहा है, ये 10 हैंड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी केवल और केवल 2,000 की है। अब कल्पना कीजिए कि 5 हैंड 50 और 10 हैंड 2,000, इसका तो नहीं के बराबर है। ये एक तरह से बोझ है, बर्डन है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी में उसका कोई इंपॉर्टेंस या रोल नहीं रह जाता है। तो इसी स्थिति को, ये छिपा हुआ है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सर्वप्रथम यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी के बारे में आप लोग जानिए कि वैसा व्यक्ति जो कैपेबल है, क्षमता वाला है, और वह कार्य करने को आतुर है, व्याकुल है, किंतु उसके योग्यता अनुसार, उसके क्षमता अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है, उस स्थिति को ही हम बेरोजगारी कहते हैं। ये क्लियर है। तो ऐसे बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, किंतु 2-3 प्रकार का जो बेरोजगारी है वह है ज्यादा एग्जाम वगैरह में आता है प्रश्न के रूप में। तो एक होता है कि यहाँ आप देख रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को हम लोग खुली बेरोजगारी के रूप में भी जानते हैं। और एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ खास सीजन में रोजगार का अवसर मिलता है, शेष सीजन के परिवर्तन होने के कारण वो यूं ही बेकार पड़े रह जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को, यानी मौसम के अनुसार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और जो ये कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि जहां पर हैंड से अधिक, जरूरत से बहुत अधिक है और वहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं के बराबर है, शून्य है, 0 है, तो वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। और इस प्रकार की व्यापकता कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन कम है। यही कारण है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही व्यापक रूप से देखने को मिलता है। अब है इस पर जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर अलग से चर्चा करेंगे तो डिटेल्स में 2-3 कक्षाएं उस पर होनी चाहिए। जब ऑफलाइन क्लास, उम्मीद है कि जून के लास्ट तक संभवतः है आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए, सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ जाए। किंतु अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, ये सब जो दिशा निर्देश मिला है उसका अक्षरशः पालन करना है। तो हम लोग को प्रतीक्षा करनी है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये तो स्पष्ट है कि भारत में खास करके बेरोजगारी व्याप्त है। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए तरीके से यानी रोजगार को कैसे सृजित किया जाए जिससे अधिक से अधिक हैंड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स में कार्य कर सके। तो इसमें क्या है कि बहुत से ऐसे बच्चे, प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पढ़ने के लिए विद्यालय जाना वो उचित नहीं समझते हैं या उसकी वैसी क्षमता, पारिवारिक माहौल नहीं है जो वह स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन
यदि ऐसे बच्चों को भी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ऐसा प्लानिंग कमीशन का ये रिपोर्ट है। उस समय क्योंकि नीति आयोग नहीं था, तो उस अनुसार से देखा जाए तो लगभग 20 से 25 लाख बच्चे यूं ही बेकार रह जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, या तो बाल श्रमिक का कार्य करते हैं, या फिर यूं ही घर में परिवार के सदस्यों में अन्य कार्यों में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए नए से नए स्कूल को यदि खोला जाए तो रोजगार का अवसर कैसे बढ़ेगा। देखिए कि जो भी लेबर हैंड्स है उसको स्कूल बनाने के लिए रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्लर्क की नियुक्ति होगी। तो इस प्रकार से रोजगार का अवसर व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर दूसरी और एक प्रश्न जो छूट रहा है, टॉप पॉइंट, वह है कंस्ट्रक्टेड न्यू डैम्स एंड कैनाल्स। हम जानते हैं कि भारत में आज भी बहुत से ऐसे कृषक हैं जो कृषि कार्य के लिए मॉनसून पर ही निर्भर रहते हैं। और मॉनसून तो जुआ है। अभी देखिए बारिश, इतनी बारिश हुई है 2 दिन से कि आज जाकर के कुछ विराम लग रहा है कि बाढ़ और तबाही की स्थिति हो गई। फसल जो खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद हो गया। इसलिए दूसरी बात कि कभी अतिवृष्टि हो तो कभी अनावृष्टि। तो इससे क्या होगा कि यदि न्यू डैम्स कंस्ट्रक्ट किया जाए और कैनाल्स, तो ऐसे भूभाग जहां पर कि इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य संभव हो पाएगा और अधिक से अधिक उत्पादन होगा और अधिक खुशहाल की स्थिति में लोग होंगे। दूसरी बात, जो डैम, बड़े बड़े डैम बनेंगे, कैनाल्स यानी नहरें बिछा का जाल बिछा दिया जाएगा, तो उसमें ढेर सारे हैंड्स को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो इससे बेरोजगारी भी दूर होगी। इसके बाद है कि ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज, व्यापक पैमाने पर जहां तहां कोल्ड स्टोरेज बना करके कृषक को अपने अनाज का भंडारण करने का अवसर मिलेगा, जिसके कारण समय समय पर जब अधिक कीमत रहता है वस्तु का, अनाज का, आलू है, प्याज है, या इस प्रकार से और भी, तो किसानों को उसका उचित मूल्य, कीमत मिल सकेगा, वो ज्यादा खुशहाल की स्थिति में होंगे। तो ये भी इस कारण से भी अधिक से अधिक बेनिफिशियल स्टेज में लोग रहेंगे। इसके बाद है हेल्थ सेक्टर्स में डॉक्टर सब, जब देखते होंगे आप लोग कि डॉक्टर अक्सर शहर नगर की ओर भागते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डॉक्टर नर्स का अभाव रहता है और शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भी बहुत से लोग काल कलवित हो जाते हैं, उचित उपचार नहीं कर पाते हैं, जानकारी के अभाव में भी ऐसी स्थिति बनती है और पर्याप्त इसकी संख्या ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में नहीं रहने के कारण भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए हेल्थ में और भी सुधार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर को अधिक से अधिक अपॉइंट करके, नर्स को अपॉइंट करके, हेल्थ वर्कर को अपॉइंट करके रोजगार का अवसर को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है और उससे क्या होगा कि तमाम जनपद लोगों पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। वो अपने हेल्थ के बारे में अधिक से अधिक केयर कर सकेंगे और वह हेल्थ जो होगा अपेक्षाकृत ज्यादा
स्ट्रॉन्गर होगा और अधिक से अधिक उत्पादन में उनकी सहभागिता होगी। आश्चर्य होगा कि एक टॉपिक है, पॉइंट्स है, वह है टूरिज्म। पर्यटन आज के समय में बहुत ही उत्तम रोजगार का साधन है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार से इसको स्पष्ट किया गया है कि यदि भिन्न भिन्न जगह जगह पर पर्यटन का स्थान बना दिया जाए, वैसा क्रिएट किया जाए यदि, तो मानना है कि 35 लाख तक प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर सृजित हो सकता है। और साथ ही साथ जब रोजगार का अवसर सृजित होगा तो उसको अधिक से अधिक इनकम होगा, अधिक से अधिक इनकम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, गरीबी दूर होगी। तो इसीलिए पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर के भी एम्प्लॉयमेंट को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। आजकल क्या है, ये 2005 में सरकार की नई नीति बनी और उसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे हैंड्स हैं जो कैपेबल है, जो क्षमतावान है, यूं ही बैठे रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रारंभ में 200 जिलों में क्या किया गया, तो इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में क्षमतावान है, उसकी कार्य क्षमता पर्याप्त है, किंतु रोजगार का अवसर कार्य नहीं मिलने के कारण वह कार्य करने से वंचित रह जाता है। तो ऐसे लोगों को देश में 200 जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि कम से कम 100 दिन उसको रोजगार की गारंटी देगा। और इसको क्या किया गया, तो NREGA, नरेगा, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ऐसे लोगों को साल में 100 दिन काम का अवसर जरूर सरकार देगी और उसको वेजेज दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब एक कहां से काट देंगे, सड़क के किनारे वगैरह में मिट्टी को दे करके, वृक्ष बगल में, सड़क के किनारे में, रोड के किनारे में वृक्ष लगा करके, इस प्रकार से अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जिसके माध्यम से रोजगार का अवसर सृजित हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन विभिन्न माध्यमों से रोजगार का अवसर सृजित किया जा सकता है। और भी ढेर सारे कारण हैं जिसको अभी समय के अभाव में और डिटेल्स में बताना थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। इसके बाद अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि रोजगार का अवसर मिलता है वो केवल गवर्नमेंट के सेक्टर में ही नहीं मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है। और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, कितने प्रतिशत लोग उसमें इन्वॉल्व है, इन सारे तथ्यों पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।